देख रहे कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है। और आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात होने जा रही है राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की। राहुल गांधी की बिहार में यात्रा का 1 सप्ताह पूरा हो चुका है। आज राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया से अररिया पहुंची, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से हमला बोला। कोई नई बात नहीं थी, एक हफ्ते से लगातार जिस बात को वो कह रहे हैं उसी बात को एक बार फिर से उन्होंने इस मंच से दोहराया। सरकार पर निशाना साधा, वही वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच वोट चोरी को लेकर पार्टनरशिप चल रही है। चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। बात राहुल गांधी कह रहे हैं। 1 सप्ताह पूरा हो चुका है। अगले 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 1 सितंबर को चुनाव आयोग की लिस्ट आ जाएगी। नवंबर के महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। जितनी भी लड़ाई है इस वोटर लिस्ट को लेकर है, वोट चोरी को लेकर है, क्या कुछ बदलेगा? क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? धरातल पर जो आम मतदाता है वो इस वोट चोरी के नारे को किस तरीके से ले रहा है, हर पहलू पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा कहानी कुर्सी की में। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने अररिया में इस पार्टनरशिप को लेकर क्या कहा। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। तो वोट चोरी का आरोप है। बिहार में वोट यात्रा का हर्षवर्धन जी 1 हफ्ता पूरा हो रहा है। अररिया में बीजेपी सरकार की और चुनाव आयोग की पार्टनरशिप को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला है। और फिर वही हरियाणा की बात, वही बात महाराष्ट्र की, और फिर ये कहना कि इस बार बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। देखिए, वोट चोरी नहीं होने देंगे ये तो हर किसी का कर्तव्य है। सिर्फ राजनीतिक दल के, देश के हर नागरिक को ये करना चाहिए। लेकिन क्या वोट चोरी हो रहा है? अगर हो रहा है तो इतने दिनों से आप हल्ला हंगामा कर रहे हैं, कम से कम कोई तो एक प्रमाण आपको देना चाहिए। वो प्रमाण दे तो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्या थी सर? वो प्रमाण ही तो थी, लेकिन चुनाव आयोग ने तो इन्हीं से प्रमाण मांग लिया कि प्रमाण लाके दें, एफिडेविट दें। नहीं, वो प्रमाण नहीं था। जितने लोगों के नाम लिए उन सब ने आकर कह दिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और ये शायद मतलब नेता लोग झूठ बोलना, सच बोलना, थोड़ा अफवाह फैला देना, थोड़ा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुछ करना, लेकिन इस तरह से जिद करके झूठ बोलना नेता शायद कोई ही करता। और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हों कभी कि वो हमेशा झूठ ही बोलता, ये कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि कोई हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अगर कोई हार जा रहा है, उसको लग रहा है कि डाउटफुल है, तो आप जाके फिर से कहीं फिर से रिकाउंटिंग होगी, वह जो वीवीपैट ईवीएम है उसका मिलान होगा। महाराष्ट्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका और कहा कि भैया ये हमारा दिन खराब कर दिया, तुम्हारे ऊपर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बस यही इतना रहम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय वहां से खारिज हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद भी अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, तो क्या यह न्यायालय का अपमान नहीं है? ये मतलब सचमुच गंभीर मसला है। और कई बार हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, नेताओं के लिए अलग कानून है, गांधी परिवार के लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है। अब ये जितनी बातें कह रहे हैं कर्नाटक को लेकर ही, कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार थी, आज तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? चलो चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, आपने कह दिया कि चुनाव आयोग तो बीजेपी से मिल गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आपने क्यों नहीं उसके प्रमाण लेकर उसकी जांच बिठाइए और जिसने भी गड़बड़ की हो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और देश के हर हिस्से में साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जहां जहां कहते हैं कि यह गड़बड़ हुई है, दूसरे ही दिन आ जाती है। बिहार में भी जिसका जिसका नाम लेके उन्होंने कहा, वो सब सामने आ गया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं,
तो फिर बीजेपी क्यों नहीं न्यायालय का दरवाजा खटखटा देती, कह देती कि बिहार में गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है? ये प्रश्न भी उठाया गया। एक जो इस मंच से राहुल गांधी ने और आरोप लगाया, वो भी जरा दर्शकों के सामने रख दें, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो, तो ये न्यूट्रल नहीं है। अब विजय जी, ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं अनुराग ठाकुर को लेकर, वो ये बात कह रहे हैं, अब इस बात का मुझे परिप्रेक्ष्य समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, आरोप बीजेपी भी लगा रही है, लेकिन कोर्ट दोनों में से कोई नहीं जा रहा है और चुनाव आयोग के पास ये सारा मसला है। और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम तो अपना वोटर लिस्ट रिवीजन का काम कर रहे हैं, 1 सितंबर तक नई लिस्ट आ जाएगी, चुनाव उस लिस्ट के बिहाफ पर होगा। आपका सवाल बहुत वाजिब, लेकिन कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? कोर्ट में परसेप्शन थोड़ी बनता है, परसेप्शन सड़क पर बनता है, लोगों के साथ बनता है। आप 10 बार बोलिए, हर्षवर्धन जी 25 बार कहते रहेंगे नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, उससे क्या? वो जब वहां सड़क पर जाकर हर दिन एक बात कह रहे हैं, हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उससे परसेप्शन बन रहा है। अब कितना बन रहा है ये भी नहीं कह सकते, वो तो बाद में पता पड़ेगा कि कितना परसेप्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन उस नतीजे पर भी तो विश्वास कम ही होगा फिर। वो तो खैर चलता रहता है। पॉलिटिकल आरोप जो है ना, मैं उनके आरोपों को, किसी के भी आरोपों को बहुत सीरियसली नहीं लेता। वो सब लोग अपने अपने परसेप्शन के लिए बात करते हैं। लेकिन उनकी एक बात तो वाजिब है कि यदि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगता है तो अनुराग ठाकुर से भी मांगना चाहिए था उन्हें, एक ही ग्राउंड पर, ठीक है, लेकिन नहीं मांगा। अब वो इलेक्शन कमीशन को देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने, और मुझे लगता है ये 1 तारीख तक ये चलेगा, उसके बाद फिर वो जो ग्राउंड इश्यूज है उस पर आ जाएंगे। अभी जब तक ये SIR का जांच का चल रहा है तब तक वो करते रहेंगे। आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ कोर्ट में ले जा रही, ले जाती है उनको, राहुल गांधी जी को ही ले जाती है कि भाई झूठ बोल रहे हैं तो ले जाएं वहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो पॉलिटिकल पार्टी जानते हैं कि इलेक्शन का वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या होना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हो स्पेसिफिक किसी चीज़ के न्याय के लिए, वो है ही नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पर। मुझे न्याय चाहिए, मैं ये जीत गया हूँ, मैं ये हार गया हूँ, तो उस पर ये तो एक परसेप्शन पे सुप्रीम कोर्ट क्या करे। परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ठीक जा रही है सर? मेरे ख्याल से ठीक जा रही है, ठीक जा रही है। और मतलब वो सही कर रही है नहीं कर रही है, दो अलग अलग बातें। वो उनका परसेप्शन क्या वो जनता के बीच में रख पा रही है? वो रख पा रही है, वो रख पा रही है। लेकिन किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बातों से कांग्रेस के ही कई नेता इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी की हाँ में बस उन्हें हाँ मिलानी पड़ रही है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया ब्लॉक के कितने अलायंस के नेता, घटक दल, उनकी ताकत क्या होगी क्या नहीं होगी, उससे जुड़े हुए ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के साथ कितने लोग खड़े हुए हैं, उनकी पार्टी में क्या एक राय है, क्या सहमति है, इसे लेकर भी कुछ प्रश्न है। किरण रिजिजू का यह बयान भी हम जरा आपको सुनाते हैं और फिर इस पर भी चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, इतना डांट लगाया। राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया। फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधर सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूं उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं, उनके लोगों का बात नहीं सुनता है। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे MP बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे फिर इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है।
राहुल जी, कौन कंफर्टेबल हो रहा है और कौन अनकंफर्टेबल हो रहा है? ये जो वोट चोरी की चर्चा है, इसमें किसका पर्चा भारी पड़ रहा है? देखिए, जैसे कि अभी बात हो रही थी, परसेप्शन की लड़ाई है राजनीति, और परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा है वो राहुल गांधी जो ग्राउंड पे क्रिएट कर रहे हैं परसेप्शन, कोशिश कर रहे हैं कि वो परसेप्शन ये क्रिएट हो कि भाई इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं कर रहा या न्यूट्रल नहीं है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अब उन्होंने एक मुद्दा तो खड़ा कर ही दिया है, अब बात ये थी कि इसको इफेक्टिवली जो है आपको काउंटर करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इसे इफेक्टिवली काउंटर कर पाए, उससे कई सवाल और खड़े हुए और ये चर्चा और आगे बढ़ गई। या तो ये चर्चा खत्म हो जाती तो शायद बीजेपी और मैं दोनों को मिला नहीं रहा हूं, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों के लिए ही फायदेमंद रहता। लेकिन अब सवाल उठे, जैसे कि अभी बात हुई कि भाई अगर अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं एफिडेविट आपने मांगा, तो सवाल तो उठ जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर कोर्ट का क्या फैसला था? सही गलत की बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, परसेप्शन की बात हो रही है, यही हमने कहा है, सही गलत यहाँ की बात परसेप्शन की बात हो रही है। परसेप्शन क्या बिहार में सब कुछ ठीक है, सारी सड़कें ठीक है, इंडस्ट्री आ गई है, क्या सब लोग खुश हैं? लेकिन परसेप्शन के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है ना, इस बात पे तो चुनाव नहीं लड़ा जा रहा कि अच्छा बिहार जो है शाइनिंग बिहार हो गया। तो वो परसेप्शन, मैं वही बात कर रहा हूं आपको, परसेप्शन क्या लोगों के बीच में जाता है ये चुनावों की दिशा तय करता है। और अगर ये परसेप्शन की जंग जो है उसमें अगर पोटेंशियल नहीं दिख रहा होता तो अखिलेश यादव क्यों बिहार जा रहे होते, स्टैलिन क्यों बिहार जा रहे होते? उनको पोटेंशियल दिख रहा है इसमें, इस पूरी इसमें। तो सही गलत बिल्कुल राजनीति में आप अलग छोड़ दीजिए, सही गलत की बात ही नहीं है, यहाँ परसेप्शन की बात है जो राहुल गांधी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश। तो विजय जी कह रहे हैं और जो राहुल जी कह रहे हैं, समीर जी, कि जो डाउट राहुल गांधी चाहते हैं कि जनता के मन में आए, वो डाउट क्या जनता के मन में आ रहा है वो तो वहां पे ग्राउंड पे जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर मेरा कुछ कहना तो ठीक नहीं रहेगा, वो वोटों में रिफ्लेक्ट भी होगा जो सही है गलत है। लेकिन ये महाराष्ट्र की बात हो गई, हरियाणा की बात हो गई, 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने, मैं पुराना बयान याद दिला रही हूं कि उन्होंने 15 सीटों की फिर 25 सीटों की बात कह दी थी। और अब एक जुगलबंदी यहां पर जो दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में, एक कह रहा है कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनवा दूंगा, एक जो है कोशिश में है कि अगला व्यक्ति जो है वो सीएम बन जाए। ये जुगलबंदी, ये परसेप्शन, ये नरेटिव और बार बार असर्शन इसके ऊपर, ये कितना काम कर रहा है? देखिए, राहुल गांधी एक पहले नेता नहीं है जो जनता के बीच में परसेप्शन को लेकर जा रहे हैं बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने भी क्या किया था, जब अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम में, करप्शन के आरोप में जेल हुई, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। लोकसभा चुनाव में उनको बेल मिली चुनाव प्रचार करने के लिए। उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल वापस न जाऊं, मेरे पे गलत चार्ज लगे, तो आप 7 सीटें कांग्रेस और हमारे गठबंधन को जिता देना। जनता ने क्या किया? परसेप्शन में एक भी सीट नहीं दी दोनों गठबंधनों को। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं और इस्तीफा नहीं देते कि मेरे खिलाफ गलत है, मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा, जनता के बीच लेके जाऊंगा, परसेप्शन जनता में जाएगा कि मेरे खिलाफ ईडी ने गलत कार्रवाई की। चुनाव परिणाम आता है, क्या होता है? अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारते हैं, मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ती है जीतने के लिए, उसके बाद भी वो चुनाव हारते हैं और सत्ता से वो बाहर हो जाते हैं। तो जनता में परसेप्शन की अगर बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत लंबा इंतजार राहुल गांधी को नहीं करना पड़ेगा ना। सितंबर एंड में अधिसूचना जारी होगी, अक्टूबर में चुनाव है, नवंबर फर्स्ट वीक में परिणाम आ जाएंगे। इस बार पता पड़ जाएगा कि दिवाली असली किसकी दिवाली बन रही है। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र में आपने लोकसभा चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के संविधान बदलने का जिक्र किया, जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की, उसको आपको तात्कालिक लाभ मिला। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में क्या हुआ? लोकसभा में तो आप जनता को बेवकूफ बना दिया। काट की आंटी एक ही बार चलती है ना, लोग एक बार आपके भ्रम में आ गए, दूसरी बार लोगों को समझ में आ गया कि ये जो बात बोल रहे हैं ये सत्यता और तथ्य से पूरी तरह परे है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने जब विधानसभा चुनाव हुआ, भरकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, भरकर एकनाथ शिंदे को वोट दिए। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अब एक ही बस एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर वोट चोरी की बात है तो चुनाव आयोग ने कहा है ना कि 65 लाख लोगों का डाटा हमने जारी कर दिया है। आपके पास बीएलए की टीम है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई है कि भाई राजनीतिक दल, 12 राजनीतिक दल में से सिर्फ 3 दलों के रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं।
जी। कोई वहां उपस्थित नहीं है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि भाई बाकी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कहां पर है इस समय जब इतनी बड़ी सुनवाई यहां पर हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बात रखने नहीं जाना है। जनता के बीच आपको सिर्फ यह कहना है कि वोट चोरी हो रहा है, तो जनता भी जानते हो जिन वोट चोरी के सबूत लेकर आप आते हो कि जो मर गए हैं उनके साथ में चाय पी रहा हूं, वो सब बताते हैं कि हमारे वोट है। एक भी जो आप सबूत लेकर आए हो ये भी बता दीजिए कि राहुल गांधी क्या उस पर खड़े उतरे। हर जगह जिनका उन्होंने जिक्र करा वो कहते हैं मैं अवेलेबल हूं। आप बात कह रहे हैं सर, एक सर्वे भी हुआ है जिस सर्वे के आंकड़े जो है हम हर्षवर्धन जी इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। सर वो सर्वे के आंकड़े एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखें। तो उस सर्वे में ये भी पूछा गया है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उससे कितने लोग सहमत हैं, चुनाव आयोग ने जिस तरह से जवाब दिया है उससे कितने लोग सहमत है। एक सर्वे किया गया है क्योंकि इतने दिनों से ये देखिए मैं इस आंकड़े की बात कर रही थी कि आयोग गंभीर है, जांच होनी चाहिए, ये 48% लोगों का मानना है। और अब देखिए होनी चाहिए हाँ जांच लिखा हुआ है ना, जांच होनी चाहिए, लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए ये कह रहे हैं। अब आयोग ने जो समझाने की कोशिश की हर्षवर्धन जी वो पूरी तरीके से समझा नहीं पाई है, वो अपने रुख को उतना स्पष्ट नहीं रख पाई है। अब ये जो वोट वाइप का सोर्स है वो भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पता नहीं ये सज्जन कहाँ से जाके जो भी एजेंसी है ये कहाँ कर रही है, क्योंकि संयोगवश आपके पास पैरेलल है। ये आप कहते हैं कि चुनाव आयोग का जवाब कितना प्रभावी रहा तो मैं इसको हो सकता है कि मान लेता। ये आप कहते हैं कि क्या राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिल रही तो भी मान लेता है। लेकिन उन्होंने जो कहा आरोप गंभीर जांच होनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी की रैली करके आ रहे हैं, अभी दोनों पार्टियों के लोग लगातार निकल रहे हैं। 48% जो आंकड़ा है इसका मतलब यह होता कि आपको नजर आता कि उसका विरोध हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी को हम लोग लगातार देख रहे हैं। और देखिए एक चीज समझिए, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, माहौल बन रहा है, माहौल बनाना है, लेकिन बार बार जब एक नेता झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है ना, अलग अलग समय पर पकड़ा जाए तो उतना असर नहीं पड़ता। एक ही बात तो बार बार झूठ पकड़ा जाए तो क्या होता है, उसकी ख्याति गिरती है, उसकी साख पे फर्क पड़ता है। अब थार जीप में घूम लेना, बुलेट चला लेना, इस सब से थोड़ा जो कहते हैं ना करंट तो आता है, लेकिन वो करंट क्या किसी तरह की विश्वसनीयता बना रहा है, क्या कुछ उनको आगे ले जा रहा है, या उनके आरोप को कोई गंभीर मानेगा? मैं इसको नहीं मानता। मैं इस सर्वे से कतई सहमत नहीं हूं। मैं दो बातें इसी में कहना चाह रही हूं। ये दो बातें ये है कि जब ये सर्वे शुरू हुआ था तब ये कहा गया था कि आधार कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन जब ये वोटर अधिकार यात्रा चलने लगी और इसी के दौरान सर्वे भी पैरेलल चलता रहा, उससे पहले भी चलता रहा, आधार कार्ड को भी मान्य कर दिया गया। बहुत सारी चीजें जो है वो रिफॉर्म होती गई, रिफॉर्म होते होते जिनका नाम कटा हुआ था, जो जुड़वाना चाहते थे वो अभी भी जुड़वा रहे हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने अपना काम करना बंद कर दिया हो या जहां कमियां हैं उसको हटाना बंद कर दिया हो, लेकिन फिर भी लगातार ये टसल चल रहा है, लगातार ये टसल चल रहा है। और इसी बीच राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर पीडीए वाला तड़का भी लगने वाला है, और ये तड़का जाति वाली सियासत को लेकर लगने वाला है। 28 अगस्त को अखिलेश यादव की भी एंट्री मुमकिन है। खबर है कि अखिलेश यादव बिहार जाएंगे, राहुल तेजस्वी के साथ यात्रा में वो शिरकत करेंगे। पिछले कई महीनों से अखिलेश यादव हर मोर्चे पर पीडीए का झंडा बुलंद कर रहे हैं, जाति वाली सियासत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। राहुल और तेजस्वी की यात्रा चुनाव आयोग के खिलाफ है और अखिलेश भी 18,000 एफिडेविट को लेकर आयोग पर हमले पहले से ही करते आ रहे हैं। साथ ही पिछड़ा, दलित, आदिवासी का मुद्दा उठ रहा है, इनके वोट काटने का आरोप भी है, हक छीनने का हिसाब भी है। वो सारी बातें उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी दिखाई दे रही है। तो इसको विस्तार से हम और चर्चा करेंगे, लेकिन विजय जी, चाहे स्टालिन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इंडिया अलायंस के जितने बड़े लीडर्स हो, उन्हें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, जो अभी आप कह रहे थे, राहुल जी भी बात कह रहे थे कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी इस वक्त उन्हें बिहार में दिखाई दे रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर यहां पर हम निकल गए तो बाकी भी निकल ही जाएंगे। संभावना लग रही है, राहुल जी ने इसको बिल्कुल ठीक से आइडेंटिफाई किया है कि यदि वो ऐसा नहीं होता तो अलग अलग भी रहते। अभी तक तो कोई ऐसा फेरे तो हुए नहीं साथ, गठबंधन उनका वैसा नहीं है। वो कभी कभी लिव इन में रहते हैं, कभी कभी वहां रहते हैं अलग अलग। तो मुद्दा वो नहीं है। इसका मतलब है कि उनको उस इशू में जान लग रही है, जरूरत अनुसार। हाँ, ठीक, मतलब जो है उनको लग रहा है कि ये इशू पकड़ रहा है, और पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा उनकी भी मदद करेगा। अब हर इशू 100% तो नहीं चलता ना। आप कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश वो कर रहे हैं, और वो कोशिश वोट चोरी की नहीं है, वो कोशिश है चुनाव आयोग पर भरोसा कम करने की। बार बार आप जब सवाल करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में करें, चाहे हरियाणा में करें, चाहे जनरल अभी चर्चा हुई 2024 के इलेक्शंस की,
तो वो परसेप्शन तो काम कर गया ना राहुल गांधी का। तब भी आप कहते कि ये झूठ बोलते हैं, झूठा नैरेटिव है, होगा झूठा नैरेटिव। मैं उसमें झूठे सच पे उस समय भी नहीं जाता कैसे कर गया? सॉरी, मैं ये 303 से 240 पे भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई और संविधान बदल देने वाला नैरेटिव जो था, जी है ना। तो और उसमें भी जो बात कही कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो वो नैरेटिव सही नहीं था या गलत था। तब भी हम ये कह रहे थे कि खत्म हुआ ना संविधान बदला, लेकिन लोगों तक तो ये बात पहुंचा दी। इसका इशू ये नहीं है कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, वो लोगों तक कम्युनिकेट हुआ। और उसका मतलब ये भी नहीं कि आज जो वो कह रहे हैं वो लोग उसी को वैसे मान लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है, उस एक्सरसाइज को वो कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि वो जब ये सारे लोग भी आ रहे हैं गठबंधन के दल, जो इंडिया गठबंधन के, तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस इशू में थोड़ा सा दम है, जान है, पॉलिटिकल जान है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक चीज़ और साफ करूं मैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, वो गलत रेफरेंस है। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र के मसले में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया ना, किसी पार्टी का ही नहीं, वो एक गैर जरूरी आदमी ने गैर जरूरी याचिका दायर कर दी, उस पर उन्होंने फैसला दिया। इसलिए इसको महाराष्ट्र के नतीजों से जोड़ना ठीक रेफरेंस नहीं है। तेजस्वी यादव पर एक एफआईआर दर्ज हो गई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कौन डरता है एफआईआर से। तेजस्वी यादव ने एफआईआर को लेकर क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक तस्वीर आप ये भी देख लें। राहुल जी की गाड़ी जो है आगे बढ़नी थी, तेजस्वी जी की गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ गई। सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से ज़्यादा संजीदगी है। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे थे। अभी हमारी टीम कह रही थी कि आपने इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया, तो ये कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा हम बता दें। एफआईआर को लेकर भी क्या बातें हैं, पहले तेजस्वी की एफआईआर को लेकर ज़रा हम बात कर लें, और उसके बाद फिर पप्पू यादव का एक ऐसा नया रूप हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैलिए में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले। जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। तो पहले तो हम उस हिस्से पर बात कर लेते हैं जो पहला बयान हमने आपको दिखाया। इसी बीच एक बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस में एनकाउंटर हुआ है। आरोपी पति के पैर में गोली मारी गई है। आरोपी ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की और इसी दौरान उसके पांव पर गोली मारी गई। हाफ एनकाउंटर हुआ है। कहना तो नहीं चाहिए, हम पत्रकार हैं, इच्छा तो कई बार मानवीय मूल्यों को आधार में रखते हुए मन तो ये कहता है कि गोली सीने में उतर जानी चाहिए थी, थोड़ी सी चूक हो जानी चाहिए थी। गोली पांव पर लगी है, लेकिन न्याय के दायरे में रहते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। इसलिए ये बात कह रही हूँ कि ग्रेटर नोएडा में ये जो आरोपी पति ने किया है, हाफ एनकाउंटर हुआ है। भागने की कोशिश कर रहा था, पांव पर गोली लगी है। अपनी पत्नी को जिंदा जलाया, बेहिसाब मारा, मार मार के बेहोश कर दिया। वो हाथ जोड़ती रही, प्रार्थना करती रही, छोड़ दे, बख्श दे, लेकिन इसने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जला डाला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति का हाफ एनकाउंटर हुआ है। विपिन भाटी कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। मेडिकल के दौरान उसने भागने की कोशिश की और उसके पांव में गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस किसी ने भी ये खबर देखी है, जिस किसी ने भी उस तस्वीर को देखा है,
हर एक व्यक्ति का दिल पसीज रहा होगा इस लड़की के लिए। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर और डिटेल के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जरा बताएं क्या कोशिश में था विपिन भाटी? देखिए, विपिन भाटी के ऊपर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का आरोप है। परिवार के दूसरे सदस्य भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। कल जो है नोएडा पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार किया था और अब मेडिकल कराने के लिए लेके जा रहे थे तो सिरसा चौक के पास, ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौक के पास जो है पुलिस कस्टडी से भागने की उसने कोशिश की, जिसके बाद जो है पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है, हाफ उसका एनकाउंटर किया है। फिलहाल पुलिस जो है उसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये बड़ी घटना है कि पहले एक पति अपनी पत्नी को जलाकर मार देता है, उसके बाद जो है पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है तो उस दौरान उसका एनकाउंटर होता है। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं। जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, हो सके तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। और लालच के ये जो पैसों का लालच है, दहेज का लालच है, ये जिस किसी के भी मन में आए उसके लिए ये घटना और ये केस एक नजीर बन जाए, इस तरह से इंसाफ होना चाहिए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं न्याय प्रणाली से। बहुत शुक्रिया कुमार आपका। आइए एक बार फिर से लौटते हैं, फिर पप्पू यादव पर आते हैं। उनका बयान हमने आपके सामने रखा। पप्पू यादव बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तेजस्वी यादव के लिए, क्रांतिकारी, मेरे भाई, और ईमानदारी की मिसाल और मानवता की मिसाल, न जाने कितनी और बातें कही गई। बड़ी हैरानी हो रही थी इन बातों को सुनकर राहुल जी। ऐसा लग रहा है सारे गिले शिकवे सब भूल गए हैं। इस वक्त केवल एक कुर्सी दिखाई दे रही है। हमने तस्वीरें देखी हैं जब जो है पप्पू यादव लालू यादव से मिलने गए उनके घर चुनावों के वक्त, और किस तरह से उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह सीट नहीं मिली या फिर जो कुछ हुआ। एक तस्वीर और ना, पिछले ही कौन सी रैली थी जिसमें ऊपर चढ़ने नहीं दिया गया था, धक्का दे दिया था, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हुई है। आज हम बड़े जोश में पप्पू यादव जी को देख रहे थे, बहुत जोश में बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो बिहार में राजनीतिक माहौल है और पप्पू यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि उस राजनीतिक माहौल में अपनी ज़मीन जो है वो तलाशे। दूसरी बात ये भी है, देखिए जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जहाँ तक चुनाव आयोग की हमने जो संदर्भ में बात की थी, इलेक्शन के संदर्भ में, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं मानता कि चुनाव आयोग कोई चोरी कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी छवि को बचा भी नहीं पा रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देता हूँ। चंडीगढ़ वाला चुनाव आपने मेयर वाला देखा, उसके बाद पानीपत का आपने पंचायत वाला चुनाव देखा। दोनों ही चुनाव में इलेक्शन कमीशन की छवि को बहुत धब्बा लगा और ऐसे में मैं मानता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो राहुल गांधी के आरोपों का एक तो सख्त जवाब देते, पॉइंटेड जवाब देते, ताकि उनकी छवि को, जो लोगों के बीच में उनकी छवि पर धब्बा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं धुलता। लेकिन वो नहीं हो पाया और उसका असर जब आप बिहार के चुनावों में देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि उसका असर जो है वो शायद इन चुनावों में आपको दिखाई देगा। ठीक, चुनाव आयोग की आपने बात कह दी, लेकिन हम बात उससे थोड़ा सा मैं उस पे भी आ रहा था, पप्पू यादव पे। तो पप्पू यादव, हाँ, तो राहुल गांधी जो है वो पप्पू यादव की, मतलब पॉलिटिक्स को जो भी मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन उनकी सेहत के बारे में बड़ी चिंता है उनको। पप्पू यादव को उन्होंने कहा कि अच्छा अपनी थोड़ा वजन घटाइए, वजन घटाइए, और ये सब बातें हो रही है। दूसरा, आपने एक और तस्वीर दिखाई हमें मोटरसाइकिल को लेकर, तो सोशल मीडिया पे बड़ा इसको लेकर मजाक चल रहा है कि राहुल गांधी जो है उनको अगर मोटरसाइकिल चलाना आता है क्या प्रधानमंत्री को आता है? तो किसी ने उसका जवाब दिया मोटरसाइकिल चलाना आए या ना आए, देश चलाना आता है। तो बड़ा इस सब चीज़ों को लेकर, ये जो थिएट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, ये जब जो चल रही है, इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव चीज़ें हो रही हैं। और बिहार की पॉलिटिक्स में तो ये जो चीजें वो कर रहे हैं वो लोगों को लुभाने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए कर रहे हैं। पूर्णिया पर बात कर लेती हूँ। पूर्णिया की जो ये पिच है वो कुछ सेट हो रही है समीर जी? देखिए, पप्पू एक रूप अनेक। मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ, आप उसे पप्पू यादव के कंसर्न में ही देखना। ठीक है। पप्पू यादव की जो राजनीति रही और राहुल गांधी उनसे कहते हैं कि भाई अपना वजन कम करो, और उसका राजनीतिक वजन तो आपने पूरा खत्म ही कर दिया पप्पू यादव का। आप उससे अपना कहते हैं कि सेहत का वजन कम करो, सेहत का वजन वो कम करते और राजनीतिक वजन उनका राजनीतिक वजन आप बिहार में बना के रखते कि जब वो टिकट देने की बात आई थी और अधिकार से आप उसको टिकट दिलवाते, और आरजेडी भी कहती कि भाई हम समर्थन देंगे, पप्पू यादव का निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा है। जब राहुल गांधी और प्रियंका की बात का तेजस्वी यादव महत्व नहीं रख रहे हैं, तो आज पप्पू यादव उसी तेजस्वी यादव को अपना भाई बोल रहे हैं।
ये अब राजनीतिक उनकी मजबूरी है, उन्हें पता है कि बिहार के अंदर बड़ा भाई। कौन ज्यादा मजबूर है? पप्पू यादव ज्यादा मजबूर है, तेजस्वी यादव मजबूर है, कौन मजबूर है? देखिए पप्पू यादव या राहुल गांधी का वरदहस्त मिल गया है पप्पू यादव को? पप्पू यादव की ज्यादा मजबूरी है। तेजस्वी यादव तो भाई बिहार के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी को भी तेजस्वी के यादव से बिहार की राजनीति करना पड़ेगी। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं, इससे उन्होंने कहा होगा पप्पू यादव से कि भाई तेजस्वी को खुश करके चलो, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना, अभी बिहार में तुमको राजनीति करना है तो तुमको तेजस्वी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो बात जरूर है। अब तेजस्वी यादव के साथ जब चुनाव लड़ना है मिलकर कांग्रेस को, तो पप्पू यादव चाहेंगे कि भाई मैं जहां से सांसद हूं तो वहां जब विधायक के टिकट बटे तो कम से कम कांग्रेस के खाते में सीटीआई में जिन लोगों को बोलूं उन लोगों को वहां से टिकट मिले। तो ये वहां की स्थानीय राजनीति है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अभी एक समझौता देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से रैली लगातार निकाल रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कोई आप देखेंगे 1 सप्ताह होने को आ गया है, जनता के बीच में जो उत्साह होने था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, पर्टिकुलर जो मैं तस्वीर देख रही हूँ इसमें तो लेकिन भीड़ दिख रही है। देखिए आप ये भीड़ देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी की गया की रैली की भीड़ देखिए ना, एक रैली की भीड़ देखिए, राहुल गांधी यहाँ तो ना सीएम है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली में आप उसकी भीड़ देखिए, तो समझ में आता है कि भाई जनता का अगर वाकई में अगर चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी बड़ी अगर वोट बचाओ अभियान करते तो जनता को तो सलाम जमीन पे नजर आ जाना चाहिए। तो इसलिए एक और नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी जल्दी से इस पे एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगली यूपी की खबर पर जाते हैं। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि अब भाई कोई जुमला दे रहा है हम उसकी आलोचना भी ना करें, अब जिन्हें करना है एफआईआर हम पे कर लें, हम थोड़ी ना पीछे हटने वालों में से हैं। नहीं देखिए, इस तरह के मामलों पर एफआईआर करना ये कोई बहुत समझदारी नहीं। जिसने भी एफआईआर किया हो वो कम से कम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक तो कतई था। वैसे भी नहीं करना चाहिए इस तरह की एफआईआर। आप जो राजनीतिक लड़ाई है उसको उसी तरह से लड़िए। अगर आप उनको जुमला कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, मैंने वो देखा जो पोस्ट थी, तो आप उसका जवाब दीजिए और बिहार में जो कुछ किया है वो बताइए। लेकिन कोई कहीं एफआईआर कर दे, और ये परंपरा ही मैं गलत मानता हूं। अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, जिस लिए भी किया हो, राजनीतिक तौर पर एफआईआर के जरिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। किसी पर भी एफआईआर करना ये बहुत ठीक नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनावी राज्य है, वहां तो ऐसा मुद्दा चाहिए होता, कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, कोई मेरे ऊपर एफआईआर कर दे, कोई कुछ ऐसा करवा दे कि लगे कि गाली मिल रही। ये सब तो नेता चाहता है। एक तरह से आप थाली में परोसकर आप तेजस्वी को मुद्दा दे रहे हैं। ठीक, अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी है, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन की शुरुआत हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप कहें। यूपी निर्वाचन आयोग ने इसे बीएलओ आपके द्वार अभियान का नाम दिया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, एरर को दूर करने और डिटेल्स को अपडेट करने की यह प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई और 29 सितंबर तक चलेगी। जैसा एफआईआर बिहार चुनाव से पहले चल रहा है, लगभग वैसी ही ड्राइव उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी चुनाव से पहले कि ये कोई बड़ी एक्सरसाइज है? इससे लेकर पहले से ही समाजवादी पार्टी है वो सजग हो गई है। वो 18,000 नामों की सूची तो अखिलेश यादव लगातार लेकर घूम ही रहे हैं। इस पर अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। पहला रिएक्शन पॉलिटिकल आपके सामने हम रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रिवीजन शुरू हो चुका है। मैं विजय जी इस मुद्दे पर पहले आपके पास आती हूँ। अभी तक तो बिहार में सिरदर्द था, अब वो उत्तर प्रदेश सिरदर्द पहुंच गया है विपक्षियों के लिए। मेरे ख्याल से सिरदर्द कोई नहीं है। बिहार में भी हम थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहे हैं। बिहार में भी बात एसआईआर के खिलाफ नहीं थी। बिहार में थी कि इतने कम समय में ये हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस काम को कर दिया। जिस काम को सब लोग आरोप लगा रहे थे उसको उस टाइम फ्रेम में उसने मोटे तौर पर कर दिया। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा जो नहीं होगा, और उसमें भी कह दिया गया कि यदि ज़रूरत होगी तो थोड़ा बहुत समय और बढ़ा दिया जाएगा। यूपी में जो है उसमें तो अभी बहुत समय है विधानसभा चुनावों के लिए। यहाँ पे कम से कम कोई कम समय का आरोप तो कम समय का आरोप नहीं, बल्कि ये तो बेहतर है। हम तो बल्कि कह रहे हैं पूरे देश भर में जी अब इलेक्शन का इंतजार नहीं करें, सब जगह एसआईआर करवा लें राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो बेहतर बात है। लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि जो पंचायत चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है वो लिस्ट विधानसभा और लोकसभा चुनावों में नहीं चलती है। जितनी मुझे जानकारी, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि लोकसभा चुनाव है ना, तो वो अब वो एसआईआर
इसमें होगी, फिर वो अलग से SIR उसके लिए होगी। अभी तक तो ये नहीं आया, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आई थी तब ये हुआ कि ये सारी एक ही इलेक्टोरल लिस्ट बना दी जाए। तो अभी तो नहीं है, तो इस SIR को केवल पंचायत चुनाव के लिए काम में लेना होगा। फिर जब विधानसभा चुनावों के लिए होगा तो दोबारा से SIR करनी पड़ेगी। तो अब वो कितना फर्क पड़ता है, लेकिन SIR होनी चाहिए। मैं SIR के पक्ष में हूँ कि SIR हो और पूरे देश भर में एक बार हो जाए। वो जरूरी भी है। जरूरी बहुत सारा वोटर्स निकल जाते हैं, बहुत सारे वोटर ऐड हो जाते हैं। दर्शक देखने वाले कह रहे हैं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया है कि कोई जुमला के लिए नहीं, पॉकेट मार और चोर कहा है, तब भी कोई बात नहीं, इसके लिए FIR पॉकेट मार और चोर में मतलब क्या जो है। लेकिन आपकी बात ठीक है, राजनीतिक लड़ाई FIR से हाँ नहीं, वो तो मैं मानता हूं, मौका देता है। उन्होंने मुझे कहा तो मैं करेक्ट। मुझे नहीं याद आता इस तरह की किसी भी FIR में किसी नेता को कोई सजा हो गई। नहीं, हो ही नहीं सकती, और हो जाएगी तो फायदा ही होगा उनका, हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। तो मैं बार-बार कहता हूं कि संभव ही नहीं। चौकीदार चोर है, जब राहुल गांधी ने बोला जवाब था क्या हो, मैं भी चौकीदार आया था, कोई FIR से नहीं जीते। FIR बिल्कुल नहीं हुई थी, तो लेकिन FIR करा के नहीं जीते, बल्कि FIR से ज्यादा बड़ा इंप्रेशन। भाई अगर आप FIR करा देते हैं, नरेंद्र मोदी तो कहते ही है ना कि लोग हमको गाली देते हैं, मैं उन पत्थरों को सीढ़ियां बना देता हूं। नहीं, चौकीदार चोर का मैं भी चौकीदार से उसका ज्यादा बड़ा असर पड़ा था। बिल्कुल, पूरे कैंपेन का। यदि आप अरेस्ट वो कर भी देते तो क्या फर्क पड़ा? राजनीतिक लड़ाई तो राजनीतिक तरीके से ही लड़नी होती है। ये FIR करके या उससे क्या लाभ होगा, उससे कोई और ये आज की परंपरा, आज ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले जितने प्रधानमंत्री रहे, जितने नेता रहे, वो सब चोर हो चुके नेताओं नारों में। ऐसा कोई सभी के लिए चोर तो इस्तेमाल हो जाता है। हम वापस से यूपी पर आते हैं राहुल जी। जैसे विजय जी भी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन पहले पंचायत के लिए, फिर विधानसभा चुनाव के लिए, और फिर वही जो आरोप जो इस वक्त बिहार में चल रहे हैं कि जो पिछड़ा है उसका नाम काट दिया, जो दलित है उसका नाम काट दिया, जो मुसलमान है उसका नाम काट दिया, वही से ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। देखिए, अगर बिहार की भी बात करें तो 98.2% जो वो फॉर्म्स हैं वो वापस आ गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। ऐसा कोई मेजर ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। जो आप इलेक्शन कमीशन भी बार बार इस आंकड़ों को पेश कर रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने आके ये कहा कि नहीं जी हम तो यहाँ पे हैं और हमारा नाम काट दिया गया या कुछ हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल 85,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है उसमें अपने रिवीजन के लिए। तो वो रिवीजन है ना, देखिए उसमें कई तरह की बातें होंगी, हो सकता है एड्रेस कुछ हो गया हो या बाकी सब कुछ हो गया। तो वो ऐसा तो कोई नहीं कह रहा ना कि अच्छा मेरे तो पिता जो है वो नहीं रहे हैं और उनका नाम जो है वो जो है वोटर लिस्ट में, या वो जिंदा हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। दूसरा, जब हमने इस बहस की शुरुआत की थी तब भी हमने ये बात की थी कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज में अनोमलीज होती हैं। बिल्कुल, शब्द ठीक और अनोमलीज जो हैं वो चोरी नहीं हो सकता, अनोमलीज हैं, अनोमलीज को ठीक करना है। और तब भी नहीं, लेकिन सर अखिलेश यादव का नैरेटिव क्या है? उनका नैरेटिव PDA वर्सेस अगड़ा है। उनका कहना है PDA के वोट काटे जा रहे हैं, अगड़ों के। अच्छा, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। पॉलिटिकल लीडर कैसे बात करेगा? ऐसे ही बात करेगा जैसे मैं वोट चोरी के लिए भी कहता हूं। वोट चोरी एनोमली, जो उन्होंने सही शब्द काम में लिया ना, वही है। लेकिन राहुल गांधी बोलेंगे कि एनोमली है तो फिर क्या लड़ाई लड़ेंगे? पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा नेता कौन है? क्या जरूरत है उनको? अगर वैसे मैं ओवरऑल नीतीश कुमार, ये तो बिहार की आप बात कर रहे हैं जी, मैं वही बोल रहा हूं। यूपी में अगर हम वहां पे भी बात करें, वहां पे भी तो ये बात हो रही थी ना कि जो पिछड़ी जाती हैं उनके वोट जो है ज्यादा काट दिए जा रहे हैं और ये कर दिया जा रहा है। तो वहां पे तो फिर बीजेपी के खिलाफ, या फिर मैं ये कहूं कि नीतीश के खिलाफ काम हो रहा है अपनी सरकार में। तो खैर अलग बात है। अब जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, जैसे विजय जी ने कहा कि रिवीजन हर बार होता है और हर इलेक्शन से पहले, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, निकाय का इलेक्शन हो, आप विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, उससे पहले बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, उनके वोट्स का होता है, उन्होंने भी एप्लीकेशन डाली होती है कि हम माइग्रेट कर गए या हमारा वोट नहीं है, या फिर इस तरह से बातें होती है। बहुत सारे यंग वोटर्स ऐड हो जाते हैं जी, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अगर मृत्यु हो गई हो तो वो हट जाते हैं। तो ये रिवीजन जो है सतत प्रोसेस, जो कि नेचुरली हर जगह हो। अच्छा, अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। क्या कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी उत्तर प्रदेश में नए सियासी प्रयोग में जुटी है? 3 दिन पहले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने बड़ा कार्यक्रम किया और इस दौरान योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। मंच पे जो तस्वीरें हैं वो आपको बता रही हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर इस मंच से बड़ा बयान दिया। वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये हर्षवर्धन जी, योगी जी का मंडल और कमंडल दोनों को साथ में लेकर चलने वाला ये जो आजमाइश है, ये 27 के लिए पूरी तैयारी है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही पार्टी है जो इस तरह से काम करती रही है और ये आज से नहीं कर रही है। इसको मैं ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूं। जब कल्याण सिंह का आप नाम ले रहे हैं तो क्या याद आता है?
जिस समय में हिंदुत्व की पूरे देश में एकदम लहर थी, जिस समय देश में मतलब हिंदू को लेकर ही सारी पहचान होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सारी राजनीति उसी के इर्द गिर्द थी, तो उन्होंने किसको नेता चुना? कल्याण सिंह को चुना। लोध समाज से आते थे। बताइए कौन ब्राह्मण, कौन राजपूत, कौन अगड़ा पिछड़ा, किसने जाके कह दिया कि नहीं कल्याण सिंह पिछड़ी जात से आते हैं, पीडीए करने की जरूरत पड़ी थी क्या कल्याण सिंह को? नहीं पड़ी। उमा भारती को बनाया। मध्य प्रदेश जो उनका भारत का जो हृदय स्थल है, जो एक तरह से कहें कि मैं उसे गुजरात से भी बड़ी प्रयोगशाला मानता हूं, संघ भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती को बनाया। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर को बनाया, जो हमारे प्रतापगढ़ जिले के यादव हैं। गौर लिखते हैं लेकिन यादव हैं वो। तो क्या उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को बनाया, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। अभी मोहन यादव हैं, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। सवाल यहां यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर एक खांचे में कुछ लोगों ने बांध दिया था? क्या आप ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते थे? कब थी ब्राह्मण बनिया पार्टी, जरा बताइए। देश के सिर्फ इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े नेता हैं तो ब्राह्मण बनिया पार्टी हो गई। फिर राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी की तो जाति भी खोजना बड़ा मुश्किल है। वो दूसरे की भले कहें कौन जात हो बताओ। राजनीतिक नैरेटिव का सवाल है, और वो नैरेटिव चूंकि विपक्षी पार्टियों के हाथ से निकल गया, इसलिए उनको पीडीए चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनको यादव भी, और बड़ा संकट आप समझिए ना, आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग अभी पप्पू यादव, तेजस्वी यादव की बात होती है, जरा आप उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं। नित्यानंद राय यहां बैठे हुए हैं, नंदकिशोर यादव हैं, मतलब कितने यादव नेता उनके हैं। और कई बार तो यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने, चूंकि यादवों में भी अच्छी घुसपैठ कर ली है, और बिना इतनी कहें कि जातियां कह लीजिए या सामाजिक समूह, सब में घुसपैठ किए बिना क्या आपको 303 वाला मैंडेट मिल सकता था? क्या 71 + 2 73 जीत सकते थे? क्या 39 सीटें 40 में से जीत सकते थे बिहार और उत्तर प्रदेश मिला दें तो? आप जरा कल्पना कीजिए ना कि जहां 80 और 40 120 सीटें हैं, वहां आप लगभग सीटें जीत जाते हैं। इसका मतलब हुआ हर जाति समूह का मिल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, कल्याण सिंह के हवाले से बात हुई, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कोई आज का मंडल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण पर पहले से काम कर रही है। ये समीर जी, जो अखिलेश यादव की पार्टी करती है, वो जो अपना पीडीए वोट बैंक पे मैं आती हूँ, उसमें वो मुसलमान हैं, दलित हैं, निषाद हैं, जाटव हैं, यादव हैं, इन्हें जोड़कर जो कोशिश इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इन्हें जोड़कर अपना एक वोट बैंक इतना मजबूत खड़ा कर लिया जाए। और एक परसेप्शन, ये ऐसा जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि एक परसेप्शन क्रिएट किया है, ब्राह्मण बनिया पार्टी है, राजपूतों की अगड़ा पार्टी है बीजेपी, लेकिन ये मंच बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। इसमें लोध भी है, निषाद भी है, ब्राह्मण भी है, मौर्य समाज से भी आने वाले नेता हैं। ये मंच खुद अपनी बात कह दे रहा है। निश्चित रूप से देखिए, अगर अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो फिर पल्लवी पटेल जो अखिलेश यादव से पूछते हैं कि भाई जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो बच्चन और रंजन ही आपको क्यों मिलते हैं हर बार? क्यों किसी पिछड़े को आपने भेजते? पल्लवी पटेल ने कहा था कि भाई आपने बच्चन और रंजन को क्यों भेजा, किसी पिछड़े को राज्यसभा भेजते। अखिलेश यादव ने किसी पिछड़े को राज्यसभा नहीं दिया। और अभी पिछड़े समाज से आने वाली पूजा पाल को जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न्याय दिलवाया तो अखिलेश यादव ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया। का तो अभी मैंने रिसेंटली पोस्ट पूरा सुना, वो तो बहुत कुछ और कह रही है समाजवादी पार्टी के लिए, और अखिलेश यादव का नाम लेकर आपने उसे पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये अगर आपका पीडीए इस तरीके से अगर आप पीडीए करोगे तो जनता भी जानती है उत्तर प्रदेश की कि अखिलेश यादव का पीडीए किस तरीका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछड़े लोगों के बीच में अपनी एक सहमति और स्वीकारता पार्टी ने बनाई, और उसी कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। हालांकि देखिए, कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 91 से 92 तक रहे, उसके बाद फिर 5 साल नहीं रहे, 97 में फिर मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता उनका हमेशा ऊपर नीचे रहा। फिर वाजपेयी साहब से उनका झगड़ा हुआ, फिर उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने कहा भाई इस्तीफा तभी दूंगा कि अगर आप राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और लालजी टंडन को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे। उस शर्त पर उन्होंने इस्तीफा दिया तो रामप्रकाश गुप्ता को झाड़ पोंछ के निकालना पड़ा और उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो लड़ाई चली, पार्टी छोड़ के कल्याण सिंह गए, फिर प्रमोद महाजन उनको वापस पार्टी में लेकर आए। तो निश्चित रूप से कल्याण सिंह का एक बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी में रहा है। एक तो राम जन्मभूमि के समय अपनी सरकार को गवा देना, राम मंदिर में की कार से कोई गोली नहीं चलाऊंगा, उसके बाद वो पिछड़ों के एक नेता। तो लग रहा था कि पार्टी में उनका जो योगदान रहा है पिछड़े के नेता के रूप में और अपनी सरकार गिनाने के लिए, तो भविष्य के बड़े नेता बनेंगे। वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, बड़े नेता के रूप में देखे, उनका अनबन रहा। लेकिन इसमें सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद पिछड़े को जिस तरीके से साधने की शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, वो पिछड़ा 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी देखिए समीर जी, उस जाति से आने वाले, अगर जाति के आधार पर ही वोट पड़ रहे हैं तो उस जाति से आने वाले लोगों के मन में
क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर क्या समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा कहते हैं ना कि लगता है, वो तो वही बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जाति जाति की लड़ाई जरूर है। हाँ। अगर 1999 से आप 2024 तक बीजेपी के सारा देखेंगे तो लगातार ओबीसी सांसदों का जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ा है। और अब मेरे हिसाब से 24-25% जो है ओबीसी सांसद बीजेपी के हैं। सबसे पहले बात होने जा रही है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में आपको लेकर जा रही हूं वाया पाकिस्तान, वाया एशिया कप। भारत पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मुकाबले को लेकर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने पूरी तरह से मैच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर 5 सवाल पूछे, तो आज प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बार फिर खेल मंत्रालय पर सवाल खड़े किए। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से पूछा है कि अगर एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलने जा रही है। क्रिकेट का मुखिया कौन है देश में? अमित शाह और उनका बेटा है। सबसे ज्यादा बीटिंग चीटिंग ऑनलाइन कहाँ चलती है? क्रिकेट में चलती है। तो ये पैसे का गैम्बलिंग का खेल दुबई में बीजेपी सरकार कर रही है, सब उनका पैसा वहां इन्वेस्ट है। हमारी आक्रोश महिलाओं का जिनका सिंदूर उजाड़ गया वो अब तक खत्म नहीं हुआ, और आप उनसे क्रिकेट खेल रहे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो पानी और क्रिकेट एक साथ चलेगा? मोदी जी, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब तक धिक्कार का एक सुर नहीं निकला है। अगर ये और किसी की सरकार होती और क्रिकेट खेल जाते तो ये सब लोग बीजेपी के सड़क पर आकर नंगे नाचते हमारे खिलाफ। महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम पर जिसने धब्बा लगाया है, शिंदे बिंदे जो लोग हैं, बाला साहब का फोटो लगाते हैं, उनकी भूमिका क्या है बताइए। अगर ये मैच महाराष्ट्र में और देश में होता तो हम ये मैच होने नहीं देते। ये उनको डर है। कहाँ है मोदी जी का हिंदुत्व? कहाँ है अमित शाह जी का हिंदुत्व? कहाँ है राजनाथ सिंह जी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद? ये बोगस है सब। अब संजय राउत जी की नाराजगी में वाजिब कह भी सकती थी समीर जी, लेकिन इसमें हिंदुत्व का कॉन्टेक्स्ट तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें हाँ, आप राष्ट्र की बात कर सकते हैं, नेशन फर्स्ट की बात कर सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जाए। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत नहीं आएगी, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट मैच खेलेगी, क्यों खेलेगी? देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने वो बात पकड़ ली है जो देश के 140 करोड़ लोग जिसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देश के बहुसंख्यक वर्ग इस बात का विरोध कर रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ट्रेड एंड टेरर एक साथ नहीं चल सकता, तो ऐसे में क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। और मुझे लगता है कि देश की बहुत जनता जो है इस बात का बहुत विरोध कर रही है कि भाई भारत और पाकिस्तान का मैच, भले ही कहा जाए कि भाई ट्रायंगुलर अपनी भारत पाकिस्तान की सीरीज नहीं है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसमें हमारी मजबूरी है। मुझे लगता है अगर भारत से विड्रॉ कर लेती या भारत कहती कि हम भाई पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो देश की जो ज्यादातर लोग हैं उनकी भावनाओं के पक्ष में यह फैसला होता। लेकिन सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिल्कुल है। इसके बाद भी लेकिन अब इनको लग रहा है अब अभी चुनाव हारे, उद्धव ठाकरे चुनाव हार गए, अभी बेस में खाता नहीं खुला, तो उनको लग रहा है कि अभी एक मुद्दा उनको मिला कि जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को घेर सकते हैं। और महाराष्ट्र की जनता नहीं चाहती कि मैच हो, देश की जनता भी नहीं चाहती। तो मुझे लग रहा है उस बात को लेकर वो चल रहा है, और निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत असहज होगा। हालांकि बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खेल मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इसको कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन चुनाव तक इसका जरूर मैं इसको बात को और आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन इसमें हिंदुत्व का क्या लेना देना है? नहीं, अब देखिए, अब जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया अब वो तो बताने की कोशिश करेंगे ना कि भाई हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो बोल रही है, अभी कुछ दिन पहले ही तो राम मंदिर के दर्शन करके आई है, अभी प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी, फिर राम मंदिर के दर्शन करके आई है। और अब उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बीएमसी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जब उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस के साथ जाके, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के साथ जाकर चुनाव में कोई उसका लाभ नहीं मिला है, तो वापस हमें हिंदुत्व पर लौटना पड़ेगा। तो अब हिंदुत्व की शुरुआत कहां से करेंगे? राज ठाकरे से हाथ मिला रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में फिर भी आप बने हुए हो। तो मुझे लग रहा है कि उनके हिंदुत्व जो है वो महाराष्ट्र की जनता जानती है कि इनका कैसा मौसमी हिंदुत्व बन गया उद्धव ठाकरे का, तो उसका कोई बहुत समर्थन जनता नहीं करेगी। लेकिन यह बात सही है कि चुनाव का वो जो विरोध कर रहा है, देश की ज्यादातर जनता इस बात से सहमत होगी कि यह चुनाव नहीं होना चाहिए। जो मैच का विरोध हो रहा है कि यह मैच भारत पाकिस्तान का मैच किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। मैच तो नहीं होना चाहिए, बहुत से ऐसे लोग हैं हर्षवर्धन जी जो ये कह रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये बात कहना
क्या उनकी तरफ लोगों को मोड़ पाता है? नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी आज जहां खड़ी है वो बहुत त्रिशंकु अवस्था में है। ये जो गठजोड़ है वो लगभग उनको छोड़ चुका है। सच बात ये है कि आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी या दूसरे ऐसे सारे जो नेता हैं उनसे अब कोई वास्ता नहीं रह गया। क्यों नहीं वास्ता रह गया? अभी बीएमसी का चुनाव है, अगर उसी रास्ते वो चलते रहेंगे तो बीएमसी में वो कहां जाकर खड़े होंगे उसका अनुमान नहीं। उनके ऊपर जो एक ठप्पा लग गया है कि वो प्रो हिंदुत्व पार्टी नहीं रहे, इसलिए वो हिंदुत्व कहेंगे, हिंदू का नाम लेंगे, हिंदुत्व कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, यहां तो एक लाइन की बात है, पीएम कहते हैं टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती। बस वही हम भी कह रहे हैं, वही 140 करोड़ देशवासी कह रहे हैं। और अगर वो आवाज संजय राउत या प्रियंका चतुर्वेदी आवाज उठा रहे हैं तो इसलिए थोड़ी ना वो गड़बड़ हो जाएगा। कल तक वो हिंदुत्व के साथ थे, फिर हिंदुत्व के खिलाफ हो गए, राजनीतिक तौर पर सारी चीजें, और फिर से वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये राजनीतिक अवसर होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को, भारत की सरकार को तय करना है कि इस नैरेटिव में वो कहां खड़ी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल इवेंट का लॉजिक काम नहीं करेगा। पाकिस्तान यहां नहीं आ रहा है, हम वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन तीसरे देश में खेल लेंगे, ये तो और खराब। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो क्रिकेट था इसको तो आपने क्यों बढ़ाया, इतना बड़ा किया? क्योंकि आपको लगता था ठीक है भाई, दुनिया के देशों के साथ हमारी एक जो कहें कि लीडरशिप वाली पोजीशन है, बीसीसीआई दुनिया में तय करता था। अब आज हम ये तय करने की स्थिति में नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर इससे बाहर किया जाए, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। हमें इतना डर हो गया कि हमारे पॉइंट चले जाएंगे। मुझे लगता है ये शर्मसार करने वाला है। किसी कीमत पर क्रिकेट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान। राहुल जी, आप भी सहमत हैं? देखिए, मैं बहुत ही इसमें तो डिफरेंट राय रखता हूँ। देखिए, क्रिकेट हो ना हो, ये कोई इंडिया पाकिस्तान जो है इसके रिलेशन उससे कोई बहुत बेहतर या बहुत ख़राब नहीं होंगे। पहले से ही भारत और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ख़राब हैं। अगर हम सब कुछ गलवान होने के बाद या बाकी सब होने के बाद चीन के साथ दोबारा संबंध अपने रिवाइव कर रहे हैं, जहां हम व्यापार करने जा रहे हैं। आतंकवादी थोड़ी ना भेज रहा था हमारे देश में। आपने ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर में रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है चीन जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। आप उसको आतंकवाद से कम मांगते हैं? सर, इतना भीतर तक जाएंगे तो बहुत मैं बोल रहा हूँ उससे कम मांगते हैं आपके, उससे कम खराब बात थी। दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी। मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक देश जो आतंकवादियों को समर्थन देता है, भारत में अटैक करवाता है, फिर भारत के साथ उसी देश की टीम आकर क्रिकेट खेलने की बात करती है और भारत भी उस पर इनकार नहीं करता है। परमाणु बम की धमकी देता है, परमाणु हमले की धमकी देता है। एक लाइन और जोड़ता हूं, पाकिस्तान के वही क्रिकेट खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के समय बाइक रैली निकालते हैं, इंस्टाग्राम पे और दूसरे सोशल मीडिया पर इतना नरक काटते हैं, भारत के खिलाफ विश्व अमन करते हैं, जहर उगलते हैं कि भारत की सरकार को उनके अकाउंट बैन करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे और जब वो खेल के मैदान में होंगे तो भारत में क्या हाल होगा? क्या हिंदू मुस्लिम संघर्ष उनके बीच में जहर की स्थिति नहीं बनेगी? मेरा यह मानना है कि आप किसी और से उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये ठीक बात है, हमारी भी इच्छा रहती है और भारत तो उदार देश है। जहां तक चाइना की बात है, इस तरह से अगर बात करेंगे तो दुनिया के साथ हम रिश्ते ही रखना बंद कर देंगे। मैं यही बोल रहा था, दुनिया के में जो रिश्ते हैं दो देशों के, वो इस तरह से नहीं आगे जाते। अगर यही बात होती, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जनरल से बात कर रहा है, उनको बुला रहा है, खाना खिला रहा है। तो देखिए, रिश्ते डिफरेंट तरीके, हमारा और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये सही बात है। पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद करता है, उसका हम जवाब देते हैं। हमने नया जो है अपना चीज़ें भी तय कर ली है कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो भारत किस तरह से उसका जवाब देगा, ये सब कुछ तय है। लेकिन कोई मैच हो रहा है आईसीसी के कारण, आईसीसी का टूर्नामेंट ये है, भारत जो है आईसीसी का मेंबर है, मतलब भारत की जो क्रिकेट का वो है बीसीसीआई आईसीसी का मेंबर है। तो क्या हम इस तरह से अवॉइड करते रहेंगे जब तक जो अगर आईसीसी के मैचेस में जो है पाकिस्तान आएगा? तो अगर हॉकी अवॉइड कर सकता है, एशिया कप अवॉइड हो सकता है, तो फिर ये भी अवॉइड किया जा सकता है। पाकिस्तान अवॉइड कर दे रहा है, लेकिन हम क्रिकेट अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ये समझ से थोड़ा मेरे भी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। ये खबर की तरफ लोगों को तय करना चाहिए। ये पैसे के लिए सब खेला कर रहे हैं। ऐसा हाल कर दीजिए कि कोई क्रिकेट देखे नहीं, राइट जिसको बिके हुए हो वो घाटे में चला जाए, वो अपना माथा पीटे, क्योंकि ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता कि अभी कुछ दिन पहले तक तो हम रोज सुबह उठते थे तो लगता था कि आज हमला, कल युद्ध, आज क्या स्थिति होगी, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। एक लाइन जोड़ दूं मैं सर कि अभी बात हुई कि शिवसेना ने हिंदुत्व तो छोड़ दिया था, वो हिंदुत्व पर आ रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है, ये आरोप तो ठीक है उस पर, लेकिन आप तो राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, आपने तो राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद छोड़ दिया क्या? तो ये तो राष्ट्रवाद का तो मुद्दा है ना, हिंदुत्व का नहीं है, राष्ट्र का तो मुद्दा है। और आप तो राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, तो हिंदुत्व छोड़ने वाली पार्टी तो हिंदुत्व पर आ जाए, भले ही उसका एजेंडा कुछ भी हो। आप तो राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं और राष्ट्र को लेकर ही तो आप दिन भर भजन गाते हैं, और फिर ये राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ना होगा। बात महाराष्ट्र की ही होगी। सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सुप्रिया सुले नासिक में महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए पहुंची, जहां उन्होंने अजीत पवार की पार्टी पर सवाल उठाए, तो फडणवीस पर आरोप भी लगाए उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है। साथ ही सुप्रिया सुले ने खान पान को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। सुप्रिया ने कहा कि अगर मेरे नॉनवेज खाने से भगवान पांडुरंग को समस्या नहीं है तो बीजेपी को क्या समस्या है। फडणवीस ने दोनों ही आरोपों का जवाब क्या दिया वो भी आप सुन लें। पांडुरंगाची मी रामकृष्ण हरिवाली आहे, फक्त माळ घालत नाही कारण कधी कधी खाते, मग खरं बोलते बाई, मी काय त्यांच्यासारखी खोटी बोलत नाही। आणि खाल्लं माझा पांडुरंगाला चालतंय, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरं आहे की नाही? आमचे आई वडील खातात, सासू सासरे खातात, नवरा खातो आणि आमच्या पैशानी खातो बाबा, दुसऱ्यांचं काय नाही, उदार आपला जो आहे अपना जन्म काय जैसा आहे अपना हे, कुणाला आपण कुणाला मिंदे नाही, जो आहे डंके की चोट पे दिल खोल के करो। जो खाते खाते एकदा तर कुठे जेवायला गेले, खाल्लं तेवढंच व्हायरल, खाल्लं खाल्लं रे खाल्लं, काय पाप केलं का काय? आणि ओपन खाते मी, त्यामुळे फक्त माळ घालत नाही त्याच्यामुळे अजून मोह होतो म्हणून। अब देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये खाने को लेकर लड़ाई, विजय जी अब जो बात हम इस बाइट के चलने के दौरान कर रहे थे, अब आप दर्शकों को तक पहुंचा दें। मैं तो कह रहा हूं, खाने पीने को लेकर आपने कहा कि क्यों कौन लड़ाई करता है। सारी लड़ाई पिछले देखते हैं आपके हर दिन ही खाने पीने को लड़ाई हो रही है। अभी तो अभी सावन में हो रही थी, फिर नवरात्रा में हो रही थी, फिर उनके हवाई जहाज में वो मछली खा रहे थे तो उस पर हो रही थी, कोई चलाकर दिखाकर मछली खा रहा था, कोई मछली खाने पर आपत्ति कर रहा था। तो खाने, हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स के पास जितने नॉन इश्यूज हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, तो उसको सब लोग अपने अपने तरीके से चलाते रहते हैं, लोग भी अपना देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर सब लोग अपने समय के साथ चलते हैं। किसी दिन बोलेंगे कि खाने में नॉनवेज जो है हमारे लिए बड़ा इशू है, फिर कहेंगे किसी दिन कि नहीं वहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने हिसाब से खाएं जो खाना चाहते हैं। तो समय के हिसाब से सब चलता रहता है कि पॉलिटिक्स में, और वो बड़ा इशू बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पॉलिटिकल इशू बड़ा बनता है कि किस तरह से करना। इसीलिए तो सुप्रिया जी मिलने का वक्त नहीं देते हैं, और शरद पवार जी की भी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी है, समीर जी और बताएंगे। देखिए, इसका ये जो बयानबाजी, इसका थोड़ा एक इतिहास भी है जी। सुप्रिया सुले से पहले पूछा गया था कि भाई आप महाराष्ट्र में कम समय देती है, महाराष्ट्र की समस्या है, महाराष्ट्र के काम को लेके आप प्रदेश सरकार से मिलने कम जाती है, तो सुप्रिया सुले ने बहुत अहंकार से कहा था, तो बोले महाराष्ट्र का काम तो मैं दिल्ली में बैठ के करवा लेती हूँ, मैं दिल्ली में मैं सारे काम, महाराष्ट्र में जो काम है करवा देती हूँ, मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या महाराष्ट्र के नेताओं से मिलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और अपने भाई अजित पवार के लिए कहा था। तो देवेंद्र फडणवीस ने उस बात का जवाब दिया, जब अब सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई मुझे मिलने का समय नहीं दिया जाता, तो उन्होंने कहा भाई उनका काम दिल्ली से हो जाता है पूरा, तो उन्हें मुझे मिलने की जरूरत क्या है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी एक्टिव है, महाराष्ट्र के जो जितने काम है वो शरद पवार सारे कर रहे हैं, उनके पार्टी के जितने अवार्ड कर रहे हैं, अपनी बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी के काम भी सुप्रिया सुले नहीं देख रही है, वो शरद पवार देख रहे हैं, उनके दूसरे भतीजे और भाई लोग देख रहे हैं। तो सुप्रिया सुले अक्सर दिल्ली में रहती है, और उससे सेशन चलने वाली बात नहीं है। जब सेशन नहीं चलता रहता तब भी सुप्रिया सुले या तो बंबई में रहेंगी या दिल्ली के अंदर रहेंगी। बारामती में बहुत ज्यादा कम रहने लगी है चुनाव, हालांकि वहां से जीती है वो, उन्होंने अजित पवार की पत्नी को, सुनेत्रा को वहां से हराया था, लेकिन बारामती भी उनका बहुत ज्यादा कम ध्यान रहता है। क्या सुप्रिया सुले को दिल्ली की राजनीति रास आ रही है, जो वो ये कहती है कि मेरा काम दिल्ली की राजनीति से महाराष्ट्र की राजनीति का हो जाता है, तो मुझे मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत नहीं है। तो आज सेटिंग भी तो पहले यही थी ना कि एक जो है वो दिल्ली का काम संभालेगा, एक महाराष्ट्र का संभालेगा, वो महाराष्ट्र में ही विभक्त हो गया। तो फिर अब पार्टी एक थी, तब अजित पवार के पास सीधे सीधे बंटवारा था कि अजित पवार महाराष्ट्र
की राजनीति करेंगे, सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी। अजित पवार पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टी लेकर चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। अब अगर विपक्ष की तरफ से अगर सुप्रिया सुले को बात करना है अपनी पिता की पार्टी राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तरफ से, तो उन्हें तो मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। वित्त मंत्री अजित पवार से उन्हें अपनी स्कीम के लिए मिलना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे से मिलना पड़ेगा। अगर आप इस अहंकार में रहते हो कि भाई मैं अपने चाचा से मिलने नहीं जाऊंगी, मैं देवेंद्र फडणवीस से नहीं मिलूंगी, मैं एकनाथ शिंदे से नहीं मिलूंगी, मैं दिल्ली में बैठकर राजनीति कर लूंगी। इसी मुद्दे पर पूछ लेते राहुल जी, अहंकार है क्या ये? देखिए, राजनीति में जैसे समीर जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। खाने पीने का मुद्दा या बाकी सब चीज़ें, ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेकर कह दिया जाता है, अक्सर कह दिया जाता है कि सावन में ये खा लिया या यहाँ पे ये हो गया, या बाकी एक पार्टी एक का दिखाती है, दूसरी पार्टी दूसरे का दिखाती है कि आपने किस तरह की पार्टी दी। तो ये मेरे ख्याल से ये फ्रिवलस जैसे इश्यूज हैं, ये कोई राजनीति के असल इशू नहीं है। राजनीति के असल इशू वो हैं कि जो है सड़कें बन रही हैं कि नहीं, लोगों को प्रॉपर खाना मिल रहा है कि नहीं, या उनके रहने का क्या इंतजाम है। ये सारे बड़े बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमी क्या है, तो ये सारे बड़े इशू हैं। ये छोटे छोटे इशू मुझे नहीं लगता कि राजनीति में बहुत महत्व, यानी सुलह होने वाली नहीं है जी। खाने पीने पर बिल्कुल कोई बात नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो मर्जी वो खाएगा, दूसरे को वेज नॉन वेज कुछ। लेकिन कोई ये कहे कि हम पांडुरंग को ये चढ़ाते हैं प्रसाद में, अभी मैं नहीं जानता हूं, थोड़ा और बताएंगे। वारकरी संप्रदाय क्या मांसाहारी है? नहीं खाता वो तभी देवेंद्र फडणवीस का जो हमने बयान नहीं चला, उन्होंने ये कहा कि इनका जवाब वारकरी संप्रदाय भगवान की जब यात्रा निकलती है तो मुझे ध्यान में है, चूंकि मेरे कई जानने वाले करते हैं, उस यात्रा को देख के लगता है कि कैसे कितने त्याग तपस्या से वो लोग जाते हैं। नंगे पांव 100 150 किलोमीटर की यात्रा लोग करते हैं, और उनका जो उस वक्त का जीवन होता है। अब आपके मन में आ गया, आपने बोल दिया कि नहीं मैं तो खाऊंगी, करती हूं। अरे भाई आप करिए ना, किसने रोका है? भारत की उदारता, भारत में हिंदू धर्म की उदारता तो अद्भुत है, लेकिन आप कहेंगे ना आस्था पर चोट पहुंचाए बिना मैं प्रोग्रेसिव नहीं दिख सकती हूं, ये तो नहीं चलेगा। पांडुरंग के दर्शन करने जाओ, ये नहीं हो सकता। आपको जो करना है करिए, लेकिन आप हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना उसमें अगर जोड़ रही हैं तो ये खतरनाक है। तब वो खाने वाली छोटी बात नहीं रह जाती। मतलब ये कि आपको अगर करना भी है और जो कि आप कर भी रही हैं तो वो आप करें, लेकिन उसका महिमा मंडन मंच पर खड़े होकर माइक लेके साथ फिर कह रहा हूं, हाँ। वो जो खाना चाहे, लेकिन आप किसी भगवान के साथ, किसी आस्था के साथ। आप कह रहे हो पांडुरंग को मंजूर है, आप भगवान को कह रहे हो कि मेरा खाना मंजूर है पांडुरंग को, मतलब आप वारकरी से कह रहे हो कि आप भी नॉनवेज खाइए, आपका नॉनवेज खाना भी पांडुरंग को मंजूर होगा। ये तो बहुत अहंकार वाली बात सुप्रिया सुले कर रही है और बोल रही है कि मैं अपने पैसों का खाती हूँ, किसी और के पैसों का नहीं खाती। तो ये अब देखिए, आपने बात यहीं से शुरू की थी ना कि खाने में क्या रखा है, लेकिन अगर किसी के आस्था पर चोट होता है फिर तो रखा है। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो कहा कि इसको इशू बनाते हैं। मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि इशू इसको सब लोग बनाते हैं पॉलिटिकल इशू के तौर पर। और मैं इस बात से सहमत हूँ हर्ष जी के कि किसी को जबरदस्ती इस बात पर हिट करना कि नहीं वारकरी संप्रदाय के लोग, आप उनको क्यों जोड़ रहे हो? आप खा रहे हैं खाइए, नहीं खा रहे नहीं खाइए, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी संप्रदाय को उससे जोड़कर ये दिखाना, मतलब उस तरह से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये हर्षवर्धन जी ठीक बोल रहे हैं कि मतलब इसको आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन भारत में ये थोड़ी गलतफहमी है कि नॉनवेज खाने वाले कम लोग हैं, 70-78%। वो इशू नहीं है ना। तो अगर नॉनवेज पूरा बंगाल, पूरा कोस्टल एरिया, मिथिला, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये, क्या वो भी इस तरह से कोई कहता है जिसे सुप्रिया सुले बोल रही है? ये इसमें तो भगवान पांडुरंग को अगर कोई नाराजगी नहीं है तो मैं तो खाऊंगी। खैर चलिए, कुर्सी की के इस हिस्से में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जेल जाने वाले बिल से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, इस बिल को लेकर विपक्ष में मतभेद गहराता जा रहा है। पहले टीएमसी ने इस पर विचार के लिए बनने वाली जेपीसी में शामिल होने से इनकार किया। अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का भी कहना यह है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। पहले तो चर्चा ये चल रही थी कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजें, इसके अंदर स्क्रूटनी की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा, कौन कौन से प्रावधानों को बदला जा सकता है। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि हम जेपीसी में जाएंगे ही नहीं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है, उस पर हम थोड़ा सा एक बार रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन आपको बता देते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, थोड़ी सी गलतफहमी मुझे हो गई, मुझे लगा रिएक्शन आए हैं। वो 2 आर्टिकल हैं विजय जी, उस आर्टिकल पर ही हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं। डेरेक ओब्रायन ने 2 आर्टिकल लिखे हैं और उस आर्टिकल का अगर मैं लबोलुबाब आपको बताऊं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है जेपीसी का। जेपीसी से क्या डर है, क्या परेशानी है, क्यों जेपीसी में भी नहीं जाना चाह रहे हैं?
विपक्षी दल? मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं जाना चाह रहे। यदि वो बिल का भी विरोध करें तब भी जेपीसी में जाना चाहिए, और जेपीसी में जाकर विरोध कर रहे हैं बिल का विरोध करें। और जेपीसी आपको बिल में सुधार का एक मौका देते हैं, समझे, कि आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मतलब वो तो एक बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तौर पर। और हर दिन तो आप ये मांग करते हैं इस सरकार के बारे में कि ये स्टैंडिंग कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजते हैं, सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजते, जेपीसी को नहीं भेजते बिल। रोज तो हम इस पर चर्चा करते हैं, और जो बिल भेज दिया गया है उसमें मुझे इसका कोई कारण लॉजिक नहीं समझ में आता। आप विरोध करिए बिल का, जो भी बात हो रही है उस बिल की अच्छी है, खराब है, और जितने तर्क आपके पास है वो सब जेपीसी में रखिए ना। सर, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को आप बहुत बेहतर तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बताएं कि जैसे जेपीसी में अगर कोई दल जाने से इनकार करते तो फिर जेपीसी किस तरह से काम करती है? देखो, जेपीसी अपना काम करते, लेकिन जो कमेटी बनाई है, मान लो उन्होंने नहीं किया तो 31 मेंबर की कमेटी ये बनाई है, तो 21 लोग उसमें लोकसभा से हैं, 10 वहां से हैं। जो कमेटी नहीं लेगी उसकी जगह लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सभापति यदि होंगे या उपसभापति होंगे, वो मिलकर दूसरे लोगों को नॉमिनेट कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो बातें समझने की है कि एक तो जेपीसी आपको एक बड़ा मौका देती है उस सारी बातों को अपने तरीके से और बेहतर तरीके से रखने का, क्योंकि वो जेपीसी की मीटिंग कोई एक दिन तो होती नहीं है, वो 6 महीने साल भर चलती है। उसमें दूसरे लोगों की राय, केवल पार्लियामेंट्री राय नहीं, दूसरे लोगों की राय को भी आप वहां पर रखवा सकते हो, उस सब का होता है। तीसरी बात यह है कि जेपीसी की रिकमेंडेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। मान लो सरकार ने भी ला दिया है, आपने जेपीसी में भी जैसे डिसेंट नोट दे दिया, उसके बाद भी सरकार ने उसको नहीं माना, सरकार बिल लेकर आ गई, तो फिर आपके पास पार्लियामेंट में जब वो बिल पास होगा तब एक और मौका है। तो दो मौके होते हैं, लेकिन ये पहला मौका छोड़ना, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन होता है, ईमानदारी की बात है, और उसमें ज्यादातर लोगों को पार्टीज भी ऐसे लोगों को उसमें नॉमिनेट करती हैं जो उस विषय से जुड़े हुए लोगों, क्योंकि ये बिल है, इसमें तो मेरे ख्याल से ज्यादातर हमारे लॉयर्स ही जो हैं बड़ी बड़ी पार्टीज के, वो उसमें रहेंगे, तो हर कानूनी पहलू के ऊपर चर्चा हो सके कि किसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, किस क्लॉज में क्या परेशानी। एक बात समझनी चाहिए कि ये बिल भले ही भारतीय जनता पार्टी लाई हो और आप कह सकते हो कि विपक्ष पर ये नुकसान करेगा, और मैं तो वैसे इसके बिल के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। उसकी एक लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया गया कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करने या हटाने की। तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, लेकिन इस बात को रखने का मौका आपके पास जेपीसी में है, ठीक है, तो उस पर चर्चा करने। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हो रहा है, और फिर जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया का ही बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। मैं इस पर आपका नुकसान होगा। आपकी क्या राय है? मीनाक्षी, जो लेख है इनका 3 पॉइंट इन्होंने रखे हैं और बड़ा हास्यास्पद है इनका। मैं पढ़ रहा था तो उसमें पॉइंट क्या है कि ये चूंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि जेपीसी का चेयरपर्सन कौन होगा। फिर पॉइंट क्या है, सहमति बनती नहीं है और ब्रूट मेजॉरिटी है तो वो ये कर देंगे, गिरा देंगे उसको। ब्रूट मेजॉरिटी तो नहीं है, 240 ही तो रोज तो आप बताते हैं कि सरकार तो बैसाखी पे चल रही है, और उसके बाद वो फिर उदाहरण देते हैं कि देखिए ये जेपीसी कुछ निकला नहीं। अब कमाल की बात ये कि ये सब सेफगार्ड के साथ डेमोक्रेसी में डिसेंट, डेमोक्रेसी में दूसरा पक्ष वो जनता के सामने अच्छे से आ जाए, इसके लिए ये सब बनाया गया। अब आप आज के आपके मन की नहीं चल रही तो आप कह रहे हैं इसको सबको खत्म कर दो, तो क्या करें? पश्चिम बंगाल में लगातार आपकी सरकार है तो सारा विपक्ष का स्पेस खत्म कर देना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं इससे बेहतर कानून हो नहीं सकता। जहां तक रही बात किसी क्लॉज पर, किसी वजह पर आप कहें कि हटाना चाहिए, उस पर बात कीजिए, और इसीलिए तो जेपीसी बनी हुई है। अगर आप कोई लॉजिकल बात कहते हैं और सरकार या सरकार के पक्ष से जुड़े हुए लोग नंबर्स के आधार पर आपको पीट दे रहे हैं तो आप जाके बताइए कि देखिए ये तो इन्होंने नंबर्स के आधार पर कर दिया, लेकिन ये लॉजिकल है। लेकिन देश में नेता भ्रष्टाचारी होगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा, ये कहने का साहस जो करेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, उसको भारत की जनता बड़ा खामियाजा चुकाने के लिए तैयार रहने के लिए कहेगी, और ये होता हुआ दिखेगा। ये आप देखेगा, ये जो भ्रष्टाचार के साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि आप डिबेट कर सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होगा, आप डिबेट कर सकते हैं कि सिर्फ विपक्षी पार्टी फंसेगी क्या आजीवन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहने वाली? आजीवन तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून आना चाहिए, जहां गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करना। नहीं, कानून तो तब आएगा जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पूरा डिस्कशन होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा ही मेजोरिटी सरकार हमेशा रहती है, कोई भी सरकार होगी, सरकार तो मेजोरिटी से बन रही है ना, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो सरकार का ही वजन ज्यादा होगा, चाहे जेपीसी और कोई सरकार अमरत्व का वरदान लेकर तो नहीं आई। और ये इमेज अच्छी है, लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार को साथ में लेकर बैठे हों, भ्रष्टाचारियों को,
वो ये पाखंड कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए। नहीं, लेकिन सर ये तो और समझ जो आपने कहा अच्छा कहा भाई, ऐसा तो है नहीं अजीत पवार के ऊपर क्या आरोप, भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो उससे दाग ऐसे करके तो निकल नहीं जाएगी कि आपने कहा बस दरवाजा खुल गया, भाजपा वाला शुरू हो गया तो खत्म। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार पर एक इतना बड़ा कानून आएगा और एक पक्ष खड़ा रहेगा कि ना हमको तो बचाना है क्योंकि इसका दुरुपयोग होगा, तो आप जनता के बीच में कौन सी डिबेट। और अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये झूठ सच क्या हो रहा है, उससे ज्यादा होता है परसेप्शन जनता के मन में क्या जा रहा है। लोकपाल के लिए इस देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उससे एक पार्टी निकली, उसका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा था और आज ये संशोधन आया, जनता को ये दिख रहा है। मैं इसके दूसरे पहलू पर सर मैं बात कर रही हूँ, अभी तक ये मैं दूसरे पहलू पर बात कर रही हूँ राहुल जी। इंडिया अलायंस में भी इसमें मतभेद है। कांग्रेस पार्टी जेपीसी में जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, ये तीनों पार्टियां कह रही है कि हम जेपीसी में नहीं जाएंगे। तो ये बॉयकॉट पॉलिटिक्स को लेकर भी इंडिया अलायंस में मतभेद है। देखिए, इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये तो सही नहीं है कि आप जेपीसी में ना जाएं। प्रोसेस है एक, और ये लंबा प्रोसेस है। अगर कानून आप बनाते भी हैं, उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि लेकिन जो बात यहाँ पे है, ये प्रेजेंट फॉर्म जो है इस बिल का, वो मुझे नहीं लगता कि वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही है। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही गलत क्या है। अगर 30 दिन का आप पीरियड रखते हैं कि 30 दिन में आपको जमानत लेनी है, तो एग्जाम्पल ऐसे नहीं है। हेमंत सोरेन के केस में क्या हुआ, 6 महीने तक हेमंत सोरेन जो है अंदर है, और उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं बनता। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो हुआ केस, उसमें आप 18 महीने आपने जेल में रखा, उसमें क्या निकला, उसमें केस खारिज हो गया। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रेजेंट फॉर्म है उस बिल का, वो सही नहीं है। पर ये शुरुआत जो कोशिश है वो सही है कि अगर आप इस तरह से कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो कुछ पीरियड होना चाहिए, कोई सेट चीजें होनी चाहिए। तो सारा डिस्कशन होगा, लेकिन डिस्कशन से ही भागना चाह रही है टीएमसी। इसके पीछे का डर क्या है? प्रश्न यहाँ पर था कि क्यों टीएमसी डिस्कशन नहीं चाहती। देखिए, अभी इसके बारे में बात आएगी कि देखिए, ये जो दल नहीं जा रहे हैं जेपीसी में, वो ये कहेंगे जेपीसी में आपकी मेजोरिटी होती है, आप ही का अध्यक्ष होता है जेपीसी में, आप जो है अपनी मेजोरिटी के कारण हमारे क्योंकि मैं चुनाव नहीं जीत सकती तो मैं चुनाव मतलब मैदान में ही नहीं उतरूंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। चुनाव तो लड़ना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। ये इन लोगों का, जो लोग नहीं जा रहे हैं, उनकी आर्गुमेंट्स होंगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनेगी तो उसमें कांग्रेस नहीं जाएगी। 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा तो उसमें कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी कि हम नहीं जा रहे हैं। लोकसभा में आप चर्चा में भाग नहीं लोगे। जब 130वां संविधान संशोधन बिल आएगा चर्चा के लिए, तो आप चर्चा नहीं करोगे। राज्यसभा में आप चर्चा नहीं करोगे और फिर आप कहोगे कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। भाई, आप अपना विरोध कहां दर्ज कराओगे? आप जेपीसी बन रही है, आप जेपीसी में अपनी बात रखिए। और ये सबको पता है कि जेपीसी में सरकार का बहुमत होता है। क्या कांग्रेस की जब सरकार थी, जब कांग्रेस जेपीसी बनाती थी, तो कांग्रेस का बहुमत नहीं रहता था जेपीसी के अंदर, तब कांग्रेस का बहुमत रहता था। तो जो सत्ता पक्ष होता है उसका जेपीसी में हमेशा बहुमत रहेगा। और आपको लगता है कि भाई ये संविधान संशोधन हो रहा है, ये संविधान के मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट इसमें तय करेगा कि जो सरकार लेकर आ रही है वो सही है कि गलत है। आपको विरोध करना है, लेकिन किसी भी विरोध के प्लेटफॉर्म पे आपको चर्चा में भाग नहीं लेना। मुझे लगता है ये गलत है। आप जेपीसी में जाइए, अपनी बात रखिए। इसके पहले भी जेपीसी बनी थी वक्फ बिल के लिए, तब आप गए थे ना उसमें आपने अपनी बात रखी। किसी ने तो अपना ग्लास भी फोड़ा था, शायद हाथ टूट गया था, किसी का ग्लास फोड़ा था, जेपीसी में बहस हो गई थी कल्याण बनर्जी का, तो आपने वहां पर भी मतलब तांडव किया था। तो आप जेपीसी में जाइए, वहां पर भी एक हाथ ग्लास फोड़ो और अपनी बात रख के आ जाओ। लेकिन जेपीसी में जाइए तो सही, कहिए कि हमने ग्लास फोड़ा वहां पर, लेकिन आप जाएंगे नहीं, चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे और बाहर आपका नाम बड़ा अच्छा दिया इन्होंने। क्या? अरविंद केजरीवाल 130वां संविधान संशोधन। नहीं, अब हो नहीं सकता क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विरोध कर दिया था। अब ये नाम ठीक सर, अगली खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी होगी। टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के बीच ट्रंप ने नया दांव खेला है। ट्रंप ने अपने बेहद करीबी सर्जियो गौर को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। गौर को पूरे दक्षिण एशिया का कार्यभार सौंपा गया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने ऐसे शख्स को भारत में राजदूत नियुक्त किया है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। वो अमेरिका को फिर महान बनाने के मेरे एजेंडे को लागू कर सकेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत का पद पिछली जनवरी से ही खाली था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एरिक गारसेटी ने राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया था। हम आपको बता दें कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच मतभेद में गौर का भी एक अहम रोल रहा था। मस्क ने
गौर को साफ करार दे दिया था, तो बहुत सारी जो इक्वेशन से अब इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज पर ज़्यादा बेहतर और तरीके से राहुल जी, विजय जी आप लोग बताएं। ये इसमें सर्जियो गौर जो हैं वो एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही करीबी हैं, बहुत विश्वसनीय है। जब झगड़ा हुआ था एलन मस्क में और इसमें गौर में, तो सर्जियो गौर जो हैं वो बाकायदा उनकी पोजीशन को कोई हार्म नहीं हुआ था। अब जो सर्जियो गौर आ रहे हैं ना, ये जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और बाकी सब हैं उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं। वो सिर्फ भारत नहीं आ रहे हैं, भारत में रहकर वो इस पूरे एरिया के बॉस होंगे। यानी पाकिस्तान के एम्बेसडर, साउथ एशिया के, पूरे साउथ एशिया के, पाकिस्तान का एम्बेसडर उनसे बात करेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, नेपाल का करेगा, श्रीलंका का करेगा, आपके सारे आसपास की कंट्रीज, चाइना नहीं पर आसपास की बाकी अफगानिस्तान का करेगा। तो वो इस पूरे एरिया के लिए आ रहे हैं और इस पूरे एरिया में जो भी डायनामिक्स हैं, जो भी यूएस के इंटरेस्ट हैं, उनको वो सर्व करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो यूएस और भारत के रिलेशंस में जो इस वक्त खटास है या बाकी सब चीज़ें हैं, उसमें क्या ये काम करेगा, क्योंकि वो एलन मस्क जो वो सर्जियो गौर हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीबी हैं, बहुत विश्वसनीय, विश्वास पात्र हैं। तो ऐसे में क्या चीज़ें होंगी, या ये वाइडन करेगा, ये और बढ़ेगा जो ये है, ये सारी जो आशंकाएं हैं और संभावनाएं हैं, इसके बीच में जो है और यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी खींचतान जारी है और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस है और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। It's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एस जयशंकर जरा एकदम क्लियर अपनी बात कह रहे हैं। आपको नहीं तेल खरीदना मत खरीदिए, लेकिन हम अपने देश के छोटे उत्पादकों और किसानों का नुकसान नहीं कर सकते। ये भारत की वो रेड लाइन है। विजय जी, बड़ी क्लियर बात जो है एस जयशंकर जी के द्वारा कही गई है। जयशंकर जी ने बहुत क्लियर बात की, तो ट्रंप साहब भी तो यही बात कह रहे हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। रशिया को इतना मोहब्बत से मत देखिए, इस मोहब्बत से मत देखिए। तो हाँ, ये मुश्किल ट्रंप साहब की, हाँ, तो ये ट्रंप साहब की मुश्किल यही वाली है। उनको पसंद है कि बस आप उनकी सेवा में रहें, वो जो कह रहे हैं वही बात जो है उनको लगती है। मुझे ट्रंप साहब के लिए एक छोटी सी 3 लाइन की कविता याद आती है कि वो राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, वजीर बोला रात है, सिपाही बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ट्रंप साहब वैसे ही करते हैं, वो सुबह सुबह रात का जिक्र शुरू कर देते हैं और फिर समझते हैं कि अब सब लोग यही माने कि रात है। भारत सरकार का विदेश मंत्री का जो रुख है वो 2 चीजें बता रहा है। एक तो भारत अपने स्टैंड पर फर्म है, दूसरा ये रिलेशनशिप की खटास जो है वो कम नहीं हो रही है। अब जो सर्जियो गौर आकर उसको बढ़ाएंगे या उसको कम करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूं कि जब ट्रंप ने अपने सबसे कॉन्फिडेंट आदमी को यहां भेजा है तो वो एक रास्ता आपके लिए दे दिया, एक विंडो दे दी है कि ट्रंप से बात सीधी नहीं हो तो कम से कम गौर से बात करके फिर आगे। कई बार होता है ना झगड़ा, जब 2 लोगों में कुट्टी हो जाए तो तीसरे आदमी के साथ बात। इसमें विदेश मंत्री ने यहाँ पे ये भी कहा, जब इनसे पूछा गया कि क्या जो है बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुट्टी नहीं हुई है। हाँ, तो मैं उस शब्द के लिए आपको नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा एक स्पेस भी मिलता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो केवल सीधा डायरेक्ट यहाँ पर अपना हुक्म बजाने के लिए आए हो कि नहीं, ट्रंप साहब ने कहा उसको फ्रेंडशिप तो नहीं चल सकती, पॉजिटिव फ्रेंडशिप तो नहीं चलेगी। और उन्होंने एक दोनों बातें कर दी, क्योंकि साउथ एशिया का पूरा, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों का उनको इंचार्ज बनाया है। खासतौर से साउथ एशिया से भारत पर असर पड़ता है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हमारी सरकार से पहले, मतलब मोदी सरकार से पहले अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति या प्रतिनिधि यहाँ आता था भारत तो पाकिस्तान जाता था।
मोदी सरकार आने के बाद ये बंद हो गई थी बात, और मोदी सरकार ने इस बात पर बड़ा जोर भी दिया अपने को प्रचार के तौर पे भी कि देखिए अमेरिका का रुख कैसे बदल गया। पहले वो हिंदुस्तान आते थे, पाकिस्तान जाए बिना उनकी यात्रा पूरी नहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ कई मंदिरों में होता है कि वहाँ बड़े मंदिर जाएं, उसके बाद उस मंदिर में जाए बिना यात्रा पूरी नहीं होती, तो भारत की यात्रा के बिना अब ऐसे आदमी को उन्होंने भेज दिया जो तो पूरी यात्रा के बिना यहीं बैठकर ही यात्रा कर रहा है, साउथ एशिया को यहाँ से देख रहा है। तो इन सब बातों का बहुत डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें तो ये बस निटिग्रिटीज में कैसे बढ़ती है। हाँ, आएंगे, बातचीतें शुरू होंगी, फिर क्या निकल कर आएगा। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, इसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। उससे पहले चीन के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे में दोनों देशों के बीच 3 सेक्टर में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पर बात बन सकती है। चुशुल, नाथुला और यांगसे में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत को दोनों देशों के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। अभी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती है, ये इससे एक स्टेप और आगे है। तो अब ये रिश्ते जो है ना, ये डायनामिक्स वाकई में अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर्षवर्धन जी बड़े जबरदस्त है। कहां कब कौन कैसे नजदीक आता चला जाता है, कितने कदम साथ चलने लग जाते हैं और फिर अचानक से एक रुकावट, और वो रुकावट, ये बैरियर भारत और चीन के बीच में जो था पिछले कई महीनों से, वो बैरियर हट चुका है। एक स्टेप और आगे ये दोस्ती जा रही है। नहीं, बैरियर हट जाना या दोस्ती हो जाना, इन दोनों शब्दों से मैं परहेज करूंगा। दोनों अपने अपने लिहाज से अपनी चाल चल रहे हैं, दोनों अपने दांव चल रहे हैं। और एक बात अभी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव में समझने के लिए समझ में आएगा कि जब भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो शी जिनपिंग को वांग यी को भेजना पड़ता है, क्योंकि वांग यी पोलित ब्यूरो के मेंबर भी हैं। भारत आज जहां खड़ा है वहां आप किसी एम्बेसडर, किसी एडवाइजर, किसी सिर्फ दूत से काम नहीं चला सकते। इसलिए सर्जियो गोर के यहाँ के अपॉइंटमेंट को भी देखिए। अगर वांग यी यहाँ आते हैं तो जो कुछ पीएम से उन्होंने बात किया वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर्जियो गोर जब यहाँ आएंगे, 38-39 साल उनकी उम्र है, ट्रंप के बहुत नजदीकी हैं, आगे की उनकी राजनीति निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा होगी। आप जरा सोचिए, भारत से रिश्ते अगर वो सुधार ले गए, और जो निक्की हेली कह रही हैं, जॉन बोल्टन कह रहे हैं, असिस्टेंट जो स्टेट सेक्रेटरी हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के, वो कह रहे हैं, वो उसको आगे ले जाएंगे। और अगर वो उसको लीड करके आगे ले जा पाए, यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से पटरी पर आ गए, तो आप सर्जियो गोर की अमेरिकी जो क्लाउट है उसकी जरा कल्पना कीजिए। और अगर उसको यूं देखें कि जब वो सबकी कमांड पर हैं, तो वो जब कोई बात कह देंगे तो उसके बाद कोई फलाना दूतावास में बैठा, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ आदमी, उसकी बात का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो हमें इसको घटनाक्रम को पॉजिटिव देखना चाहिए। ट्रंप का अपना जो मिजाज है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। चीन को हमें बहुत सतर्कता के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अभी की स्थिति है, उसको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो हम उसी तरह से बढ़े। लेकिन बेसिक क्या है, भारत आज इतना बड़ा और मजबूत हो गया है कि जब तक टॉप पर कोई आकर यहां बात नहीं करेगा, यहां बात आगे नहीं बढ़ने वाली। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, इसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। उससे पहले चीन के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे में दोनों देशों के बीच 3 सेक्टर में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पर बात बन सकती है। चुशुल, नाथुला और यांगसे में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत को दोनों देशों के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। अभी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती है, ये इससे एक स्टेप और आगे है। तो अब ये रिश्ते जो है ना, ये डायनामिक्स वाकई में अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर्षवर्धन जी बड़े जबरदस्त है। कहां कब कौन कैसे नजदीक आता चला जाता है, कितने कदम साथ चलने लग जाते हैं और फिर अचानक से एक रुकावट, और वो रुकावट, ये बैरियर भारत और चीन के बीच में जो था पिछले कई महीनों से, वो बैरियर हट चुका है। एक स्टेप और आगे ये दोस्ती जा रही है। नहीं, बैरियर हट जाना या दोस्ती हो जाना, इन दोनों शब्दों से मैं परहेज करूंगा। दोनों अपने अपने लिहाज से अपनी चाल चल रहे हैं, दोनों अपने दांव चल रहे हैं। और एक बात अभी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव में समझने के लिए समझ में आएगा कि जब भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो शी जिनपिंग को वांग यी को भेजना पड़ता है, क्योंकि वांग यी पोलित ब्यूरो के मेंबर भी हैं। भारत आज जहां खड़ा है वहां आप किसी एम्बेसडर, किसी एडवाइजर, किसी सिर्फ दूत से काम नहीं चला सकते। इसलिए सर्जियो गोर के यहाँ के अपॉइंटमेंट को भी देखिए। अगर वांग यी यहाँ आते हैं तो जो कुछ पीएम से उन्होंने बात किया वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर्जियो गोर जब यहाँ आएंगे, 38-39 साल उनकी उम्र है, ट्रंप के बहुत नजदीकी हैं,
आगे की उनकी राजनीति निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा होगी। आप जरा सोचिए, भारत से रिश्ते अगर वो सुधार ले गए और जो निक्की हेली कह रही हैं, जॉन बोल्टन कह रहे हैं, असिस्टेंट जो स्टेट सेक्रेटरी हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के, वो कह रहे हैं, वो उसको आगे ले जाएंगे। और अगर वो उसको लीड करके आगे ले जा पाए, यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से पटरी पर आ गए, तो आप सर्जियो गोर की अमेरिकी जो क्लाउट है उसकी जरा कल्पना कीजिए। और अगर उसको यूं देखें कि जब वो सबकी कमांड पर हैं, तो वो जब कोई बात कह देंगे तो उसके बाद कोई फलाना दूतावास में बैठा, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ आदमी, उसकी बात का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो हमें इसको घटनाक्रम को पॉजिटिव देखना चाहिए। ट्रंप का अपना जो मिजाज है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। चीन को हमें बहुत सतर्कता के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अभी की स्थिति है, उसको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो हम उसी तरह से बढ़े। लेकिन बेसिक क्या है, भारत आज इतना बड़ा और मजबूत हो गया है कि जब तक टॉप पर कोई आकर यहां बात नहीं करेगा, यहां बात आगे नहीं बढ़ने वाली। एक और खबर जो अपने आप को मजबूत बनाने की बात है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, उससे जुड़ी हुई यह खबर है। भारत की एयर डिफेंस और मजबूत हो गई है। डीआरडीओ ने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जो दुश्मन के हर चाल को पलक झपकते ही नाकाम करने की ताकत रखता है। जमीन से हवा में मारक क्षमता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसमें कई स्वदेशी मिसाइलें और एक शक्तिशाली लेजर हथियार भी शामिल है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से देश की रक्षा करने में सक्षम है। तो यह भारत की वही सुदर्शन चक्र है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। यह सिस्टम ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो देश के अहम सैन्य ठिकानों को अभेद्य बना देगा। सुदर्शन चक्र हिंदुस्तान की नई सुरक्षा प्रणाली है, जो मिसाइल हमलों, ड्रोन अटैक और हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार की गई है। ये एक अच्छी खबर है, ये बड़ी खबर है। समीर जी, देखिए अब दुनिया में जो चल रहा है उसी के बीच में कहते हैं ना सामर्थ्य को, वो क्या एक बड़ी अच्छी सी बात है, समर्थ को नहीं दोष। हाँ, तो सामर्थ्य की ही पूजा होती है, सामर्थ्य का ही सम्मान होता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इसका हमेशा से जिक्र करते रहे, शक्ति और सामर्थ्य का हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते रहे कि भाई भारत को शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, तभी दुनिया में भारत की बात सुनी जाएगी। प्रधानमंत्री 2014 से लगातार उसी दिशा में काम कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया था कि भाई अगर निर्भरता कम करना है दूसरे देशों पर, तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य था कि भाई आत्मनिर्भर, डिफेंस के सेक्टर में भी भारत निर्भर बने। जिस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में भारत पूरी तरीके से विदेशों के ऊपर निर्भर था, फिर वो इजराइल हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से लगातार रक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में कोशिश शुरू की थी, उसका असर दिखने लगा। और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी वो दिखा कि अब जो डिफेंस सेक्टर में जो भारत एक सुई भी नहीं बनाता था, आज 40,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट का ऑर्डर भारत के पास है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस में भारत ने एक बहुत अभूतपूर्व छलांग लगाई, जिसे कहते हैं, बड़ा एक अचीवमेंट किया हुआ है। और ये तो अभी शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आने वाला समय तो अभी हिंदुस्तान का है, अभी और देखने को। कमेंट राहुल जी, अब देखिए, अब जिस देश का पड़ोसी पाकिस्तान हो और फिर अमेरिका जैसा उसे दोस्त मिल जाए, तो उसे तो सामर्थ्यवान बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल है, और भारत इस पे बड़ी तेजी से जो है वो प्रगति कर रहा है। और ये खासतौर से सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है, इसमें 3 लेयर हैं। इसमें एक क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम है, इसमें एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है और इसमें एक लेजर सिस्टम है। अब ये जो लेजर सिस्टम है, ये नई तरह का हाई पावर्ड लेजर हम इसे बोलते हैं। 30 किलोवाट के आसपास की ये लेजर होती है और खासतौर से ड्रोन्स और जो स्वाम ड्रोन्स हैं उसमें ये बहुत कारगर काम करती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत अच्छा काम है। चलिए, आज कहानी कुर्सी को हम बड़े अच्छे से नोट के साथ समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है। यही हमारे लिए खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राहुल जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।